हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज ये कंक्लूडिंग पार्ट या लास्ट पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपके लिए। और कुछ और बातें जान लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हमने ये देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, और हमारे कोर्स में है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या पीएमआर, यानी हम यहाँ पर हाइड्रोजन के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो एनएमआर या पीएमआर में हमें चार मुख्य बातें संरचना के बारे में पता पड़ती हैं। वो है स्पेक्ट्रम से जो हमें दिखती हैं, वो चार मुख्य बातें पता पड़ती हैं। वो है संकेतों की संख्या, संकेतों की स्थिति, संकेतों का विपाटन, और इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम देख चुके हैं। और जो आखिरी जो इसमें बचा हुआ था वो था पीक एरिया, यानी संकेतों का क्षेत्रफल। किसी भी प्रोटॉन के द्वारा एनएमआर में जो संकेत दिया जाएगा उसकी जो उसका जो क्षेत्र होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, वह उस प्रकार के प्रोटॉन के संख्या के प्रोपोर्शनल के अनुपात में होगा। यानी यदि 6 प्रोटॉन मिलकर एक संकेत दे रहे हैं, एनएमआर संकेत दे रहे हैं, और 6 के 6 प्रोटॉन्स वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो वो बड़ा संकेत देंगे। उस संकेत के कंपैरिजन में यदि कोई एक एनएमआर संकेत 2 प्रोटॉन मिलकर दे रहे हैं, तो यानी जितनी ज़्यादा संख्या में कोई एनएमआर संकेत, कोई प्रोटॉन मिलकर दे रहे होंगे, उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक, उतना ही बड़ा होगा। तो इस जानकारी से हम ये पता कर सकते हैं कि संरचना में इतने सारे प्रोटॉन्स कहाँ पर स्थित हो सकते हैं, या उसके द्वारा, इस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो संकेत एनएमआर संकेत होते हैं, उसमें जो पीक एरिया है उसके लिए वो हम कैसे पता करें? उसके लिए सिग्मॉइड कर्व्स जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रम पर दिए हुए होते हैं। सिग्मॉइड यानी एस शेप के कर्व्स दिए हुए होते हैं। एस शेप के कर्व्स जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक सिग्मॉइड कर्व है, ये रहा सिग्मॉइड कर्व है। या तो इस प्रकार से दिया हुआ होगा, या फिर इस तरह से अगर पूरे ग्राफ में वो एनएमआर स्पेक्ट्रम आपको दिया जाएगा या आप देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे ये स्टेप अप कर्व, यानी एक सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा सिग्मॉइड कर्व्स इस तरह से होते हैं ये। और जितनी हाइट होती है उस सिग्मॉइड या सीढ़ी नुमा कर्व की, उतना ही पीक एरिया होता है। जैसे आप देखें कि ये जो सिग्मॉइड कर्व है ये बहुत बड़ा है, उसकी तुलना में ये सिग्मॉइड कर्व का जो हाइट है वो छोटा है। उसका मतलब ये एनएमआर संकेत जो है वो कम प्रोटॉन के द्वारा दिया गया है, और ये एनएमआर संकेत अधिक संख्या वाले प्रोटॉन्स के द्वारा दिया गया है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कि एक एक पीक, एक एक संकेत में कितने हाइड्रोजन्स हैं? उसको पता करने का दो तरीका है। या तो आप ये जो ये जो ग्राफ है उसमें कितने छोटे खाने हैं उनको गिन लें, एक एक पीक में कितने खाने हैं सारे खानों को गिन लें। या फिर इस तरह से अगर स्टेप अप कर्व दिया हुआ है तो उसमें स्केल की सहायता से इसकी हाइट को नोट कर लें, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में इसको नोट कर लें। यौगिक दिया होगा, उसका फॉर्मूला होगा अपने पास, उसमें हाइड्रोजन की कुल संख्या होगी। तो हाइड्रोजन पर यूनिट, एक यूनिट में हाइड्रोजन कितने हैं उसको किस तरह से देखते हैं, देखिए वो कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन पर यूनिट, यानी हाइड्रोजन यूनिट हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं यूनिट हाइट ऑफ पीक में। तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पीक हाइट्स, जितने भी पीक हैं उन सभी की हाइट हम नोट कर लें और उसको नीचे जोड़कर लिखते हैं। यदि सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में लिख सकते हैं तो वो सही है, उसको लिख लें। या फिर अगर खानों के रूप में लिख सकते हैं तो टोटल खानों की संख्या, कितनी ऊंचाई है इनकी, ऊंचाई खानों में वो लिख लें, और ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन लिख लें। जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन पर यूनिट, मतलब एक एक यूनिट में कितने हाइड्रोजन्स हैं। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे? वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकालने के लिए पीक हाइट, यानी अगर ये संकेत है
इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, तो इसकी पीक हाइट हम लें और जो हमने हाइड्रोजन पर यूनिट निकाला है अभी डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें प्रोटॉन्स की संख्या एक एक पीक की मिल जाएगी। उसी पीक की हाइट होगी तो उसी के नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। इस पीक की हाइट लगाएंगे तो इस पीक के हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन की संख्या हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसकी सहायता से फिर हम यौगिक की संरचना का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन हो सकता है और उसका जो कितने संख्या में हाइड्रोजन हो सकते हैं, और तो फिर क्या कौन सा स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का हो सकता है। एग्जांपल्स मैं आगे आपको दिखाऊंगी, उसमें से आपको एक आध एग्जांपल में अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से हम संरचना प्राप्त कर सकते हैं NMR संकेत के द्वारा। एक और चीज़ थी जो आपके इस कोर्स में है, वो है कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट को J से प्रदर्शित किया जाता है, और कपलिंग कांस्टेंट होता है किसी भी मल्टीप्लेट में जो उप संकेत हैं उनके बीच की दूरी। ये जैसे ये यहाँ पर क्वार्टेट दिया गया है, क्वार्टेट के छोटे छोटे जो ये जो जितने मल्टीप्लेट में जो संकेत अलग अलग हैं, क्वार्टेट के एक एक उप संकेत हैं, उनके बीच की जो दूरी है उसे कपलिंग कांस्टेंट J के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी यौगिक में केवल दो प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, वो आपस में कपल हो रहे हैं और दो मल्टीप्लेट प्रदान कर रहे हैं, तो उन दोनों मल्टीप्लेट के जो उपसंकेत हैं उनके बीच की दूरी एक समान होगी। यदि दो से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन्स किसी यौगिक में हैं, तो वो जो मल्टीप्लेट प्रदान करेंगे उनके बीच जो मल्टीप्लेट के उपसंकेतों के बीच की दूरी है वो तब डिफरेंट होगी, और J का मान तब कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी J का मान कांस्टेंट तब रहेगा जब केवल दो अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ कपलिंग करें, और तब उनके आपस में J का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर अधिक प्रकार के होंगे तो उसमें J का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। तो कपलिंग कांस्टेंट जो है वह CPS साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज के यूनिट्स में प्रदर्शित किया जाता है, और J का मान बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के प्रबलता के ऊपर निर्भरशील नहीं होता। आमतौर पर PMR में J का वैल्यू 0 से लेकर 20 के बीच में होता है, और इसके कई इम्पोर्टेंस हैं। पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि अगर डेल्टा न्यू बाई J का वैल्यू 7 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में NMR जो होगा वो सिंपल होगा, और उसको इंटरप्रेट करने में, उसकी व्याख्या करने में आसानी होगी, उसको समझने में आसानी होगी, और उससे हमें जो यौगिक है उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक इसके विपरीत यदि डेल्टा न्यू बाई J का मान 7 से कम है या 7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में NMR बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। NMR कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये है कि संकेत बहुत आसपास होते हैं और एक दूसरे में उलझे हुए से होते हैं, और उनको एक अलग अलग करके समझना या उनसे कोई सही या साफ स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना, यूज़फुल जानकारी प्राप्त करना मुश्किल होता है, और वो NMR हमारे काम का नहीं होता। J का जो मान होता है वो डिपेंड करता है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड से एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से दूर है। यानी एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में अगर दो बंधों की जो दूरी है तो वो 2J होगा, उसे 2J कहा जाएगा कपलिंग कांस्टेंट। या 3 बंधों की दूरी है तो 3J कहा जाएगा, 4 बंधों की दूरी है तो 4J कहा जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से 5J के बाद J का मान बहुत कम होने लग जाता है या अर्थहीन सा होने लग जाता है। 2J का मतलब ये है कि एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हों, तो ऐसी स्थिति में वो 2J होता है। तो ये जो है 2J के बारे में इस क्लास में जानने की ज़्यादा स्कोप नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन ये जानकारी के लिए ज़रूरी है कि 2J भी होता है। एक ही कार्बन पर उपस्थित दोनों हाइड्रोजन भी आपस में कपल युग्मन करते हैं। अगर J का वैल्यू
सेम तब होगा जब केवल यौगिक में दो तरह के हाइड्रोजन हो। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी थी। अगर और यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखें, एक यौगिक में दो ही प्रकार के हाइड्रोजन आपस में कपल कर रहे हैं, तो इसलिए उनका जे का मान सेम है। जे का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। आइए हम जानते हैं कुछ टिप्स जिसके द्वारा हम एनएमआर को इंटरप्रेट 1H एनएमआर को इंटरप्रेट या उससे जानकारी प्राप्त करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए, सबसे पहले है कि CH3 का जो वैल्यू होगा, डेल वैल्यू ऑफ CH3 सबसे कम, उससे ज़्यादा CH2 यानी मिथिलीन, और सबसे ज़्यादा जो है मिथाइन हाइड्रोजन का डेल का वैल्यू होता है। डेल का वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी निर्भर करता है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर करता है जिससे कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। sp2 कार्बन के हाइड्रोजन का डेल का मान सबसे ज़्यादा होगा, और sp3 कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का डेल का मान सबसे कम होगा। इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनके जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 से अधिक उनका डेल का मान होता है, और एरोमेटिक यौगिक की पहचान ही हम उसके हाई डेल वैल्यू के प्रोटॉन के हाई डेल वैल्यू से ही कर सकते हैं। और ये जो एरोमेटिक प्रोटॉन का जो डेल का मान है वह वलय में उपस्थित प्रतिस्थापित की प्रकृति और उसकी पोजीशन कि ऑर्थो मेटा पैरा किस हिसाब से है, उन सब के ऊपर भी निर्भर करती है। आमतौर पर जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन होते हैं उनके डेल का मान 9 से ज़्यादा होता है, और जो OH NH2COOH ये प्रोटॉन्स जो आमतौर पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनके डेल का मान जो है वह टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट एवं निकटवर्ती समूह के ऊपर निर्भरशील होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। डेल का वैल्यू जो COOH का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेल का मान है वो काफ़ी हाई होता है, वो 10 से ऊपर होता है और 12 तक होता है। नंबर ऑफ NMR सिग्नल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। कितने, इसका मतलब ये है कि NMR किसी भी यौगिक के द्वारा NMR संकेतों की संख्या जो है वो उस यौगिक में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन्स के ऊपर निर्भर करती है। जितने प्रकार के हाइड्रोजन्स उस यौगिक में होंगे उतने ही प्रकार के NMR संकेत वह यौगिक देगा, और उसका मतलब है उतने ही प्रकार के अलग अलग रासायनिक वातावरण में वह प्रोटॉन उपस्थित है। हो सकता है वो OH हो सकता है वो COOH हो, या फिर वो CH3 हो। तो ये सारे प्रोटॉन्स अलग अलग हैं और अलग अलग संकेत प्रदान करेंगे। पीक एरिया, अभी अभी जो हमने देखा था पीक एरिया का जो पीक का जो क्षेत्र है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे सीधे निर्भर करता है, समानुपाती है कि कितने प्रोटॉन मिलकर उस NMR संकेत को प्रदान कर रहे हैं, और वो सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने चाहिए। जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलकर एक NMR संकेत को प्रदान करेंगे उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है ये, क्योंकि बहुत इजी है। वो ये है कि इन्होंने दिया कोई भी वैल्यू दे देंगे कि ये रहा डेल का वैल्यू, अब इसमें से टॉ का वैल्यू निकालिए। आप जानते ही हैं टॉ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल, या फिर डेल इज इक्वल टू 10 माइनस टॉ। यानी अगर डेल में दिया हो तो 10 से माइनस कर लें, टॉ का निकल जाएगा, और अगर टॉ में उन्होंने NMR संकेत का पोजीशन दिया हुआ है तो 10 से माइनस करें वो डेल में आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरह से हम आराम से इस डेल वैल्यू को इस टॉ वैल्यू में परिवर्तित कर रहे हैं। यही आंसर आ गया आपका। अच्छा, फिर पूछा गया है, देखिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, और C4H9Br जो है वो केवल एक NMR संकेत दे रहा है, और वो भी सिंगलेट दे रहा है, ओनली वन सिंगलेट, यानी एक संकेत और वो भी सिंगलेट। सिंगलेट नाम आते ही आप ये पता कर लीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा, सिंगलेट का अर्थ है कि उसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, और
वन पीक यानी वन एनएमआर सिग्नल। वन का मतलब है कि सारे प्रोटॉन यहाँ पर एक जैसे हैं, यानी 9 के 9 प्रोटॉन एक जैसे हैं। तो 9 के 9 प्रोटॉन हैं और C4 है, उसका मतलब एक एक कार्बन पे कम से कम 3 प्रोटॉन तो होंगे। तो CH3 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 ये हो जाएगा, और चौथे कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ये इनके निकटवर्ती कार्बन बनता है, और इस पे अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इस CH3 का निकटवर्ती कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये सिंगलेट देगा। इसका संकेत विपाटित नहीं होगा क्योंकि ये और ये तीनों मिथाइल ग्रुप सेम है, इक्विवेलेंट है, इसलिए तीनों के तीनों मिलाकर तीनों मिथाइल प्रोटॉन्स जितने हैं मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स यानी 9 प्रोटॉन मिलाकर एक ही संकेत देंगे, और 9 के 9 इक्विवेलेंट है और निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए n का मान इनका 0 है, संकेत विपाटित नहीं होगा, तो वो सिंगलेट देगा। तो यही फॉर्मूला बन सकता है C4H9Br का, जो कि एक संकेत और वह भी सिंगलेट देगा। फिर क्वेश्चन ये आता है, बहुत कॉमन है, इसमें ये पूछा गया है कि एसिटिलीन प्रोटॉन एब्जॉर्ब्स अपफील्ड यानी डेल का मान कम, यानी शील्डेड प्रोटॉन, यानी जो डेल का मान है वह TMS के संकेत के पास, और TMS शील्डेड प्रोटॉन होते हैं तो वो शील्डेड है। और उन्होंने पूछा है कि जो इथिलीनिक प्रोटॉन एब्जॉर्ब डाउनफील्ड यानी डीशील्डेड, डाउनफील्ड यानी TMS के संकेत से दूर, डाउनफील्ड यानी डेल का मान ज़्यादा, क्योंकि TMS के संकेत का मान है 0 डेल, तो डीशील्डेड यानी डेल का मान ज़्यादा। तो ऐसा इसका कारण समझाइए, ये पूछा है इन्होंने। तो इसी में इन्होंने आंसर दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने पूछा है कि एसिटिलिनिक प्रोटॉन जो है अपफील्ड यानी शील्डेड, तो आप ये एसिटिलिन बनाइए का मॉलिक्यूल इस तरह से बनाइए, उसकी डी शील्डिंग इस तरह से डायग्राम से दिखाइएगा। ये जो प्रोटॉन हैं उनके पास से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत हैं, इसलिए ये शील्डेड हैं, और ये वाले जो हैं इथिलीन के वो डी शील्डेड हैं, डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके पास से लाइंस ऑफ फोर्सेस उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो ये आपको आंसर लिखना होता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो। फिर आप देखिए कि ये लिखा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बेंजीन फ्रॉम एसीटोन बाय NMR स्पेक्ट्रा, कि बेंजीन है या एसीटोन है, NMR स्पेक्ट्रा की सहायता से आप किस तरह से एक दूसरे को पृथक पृथक जान सकेंगे, पहचान अलग कर सकेंगे। देखिए अभी हमने आपको इससे पहले बताया था जस्ट पहले कि बेंजीन का जो सिग्नल आता है वो 6.5 या 6 से ऊपर आता है, और एसीटोन के प्रोटॉन जो है वो 2.5 डेल के आसपास संकेत देते हैं। तो बेंजीन के प्रोटॉन देंगे 7.27 या 7.0 या 6.5 से ऊपर, और एसीटोन के प्रोटॉन देंगे 2.5 डेल पर। तो इनके डेल का मान एक दूसरे से बहुत अंतर है, डिफरेंट है, इसीलिए इन NMR के द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है कि हाई डेल वैल्यू होगा तो बेंजीन, लो डेल वैल्यू होगा तो वो एसीटोन। फिर ये देखिए, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसके कितने संकेत हैं और उन संकेतों की मल्टीप्लिसिटी यानी वो संकेत जो आएंगे वो कितने में विपाटित होंगे, ये बताइए, ये क्वेश्चन है। आप देखिए कि यहाँ पर कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, पहले तो वो देखते हैं हम। इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, एक ये मिथाइल ग्रुप्स जो इस CH3 से जुड़े इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा है CH2 जो ब्रोमो के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखें जो ये CH2 प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये CH2 प्रोटॉन सिंगलेट देगा क्योंकि इसके निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या n बराबर 0 है।
अब ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, इनके निकटवर्ती कार्बन ये रहा और इस पर हाइड्रोजन की संख्या है 0। तो ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, इन तीनों के जो हाइड्रोजन्स हैं उनके n का मान है 0। तो ये 9 प्रोटॉन मिलाकर भी एक सिंगलेट देंगे क्योंकि इनके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये 2 प्रोटॉन मिलाकर भी एक ही सिंगलेट देंगे क्योंकि इसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, n का मान 0 है। कुल मिला के यह यौगिक 2 NMR संकेत देगा, एक इन मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए जो एक दूसरे के एकदम समान है और एक CH2 प्रोटॉन के लिए जो ये दोनों प्रोटॉन आपस में समान है। ये भी सिंगलेट, ये भी सिंगलेट क्योंकि इनके निकटवर्ती कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है, n = 0 है। तो टोटल संख्या 2 क्योंकि 2 प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, पूछा है व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ NMR सिग्नल्स। ये जो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसके जितने भी NMR संकेत हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी या कितने भागों में विभाजित होंगी वो बताइए। अब आप देख लीजिए, जो मॉलिक्यूल है वो CH3 CO CH2 CH CH3 CH3। एक ये प्रोटॉन हुआ एक प्रकार का, दूसरा ये CH2 प्रोटॉन हुए, तीसरा ये CH प्रोटॉन हुआ और चौथा ये CH3 CH3, दोनों जो इससे जुड़े हुए ये दोनों समान समान। तो 1 2 3 4 4 तरह के संकेत हुए। तो पहले एसिटाइल प्रोटॉन, एसिटाइल ये वाला एसिटाइल समूह है, इसके जो ये तीनों कार्बन हैं वो क्या देंगे, सिंगलेट। अगर सिंगलेट क्यों देंगे, क्योंकि इनका निकटवर्ती कार्बन है C, कार्बोनाइल कार्बन, इसमें CO पर, इस वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए ये एक सिंगलेट देंगे। अब दूसरा है ये CH2, वो है मिथिलीन कार्बन। मिथिलीन कार्बन पे जो प्रोटॉन है ये मिथिलीन प्रोटॉन्स हैं, इनका निकटवर्ती कार्बन इधर तो है ये वाला, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी तरफ है ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन जिस पे एक हाइड्रोजन है। तो CH2 मिथिलीन प्रोटॉन्स का n = 1 और 1 + 1 2, यानी ये मिथिलीन जो प्रोटॉन है जितने नेबरिंग हाइड्रोजन की संख्या +1 संकेत मल्टीप्लेट में होते हैं तो 1 + 1 2, तो ये देंगे डबलेट 2। उसके बाद देखिए आप ये मिथाइन प्रोटॉन्स, मिथाइन प्रोटॉन, ये एक ही प्रोटॉन है, ये मिथाइन ग्रुप कहलाता है। इसके निकटवर्ती कार्बन क्या है, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 3 और इधर पे है 3, यानी 3 + 3 6 और इधर की तरफ 2। तो ये होगा 6 + 1 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 3, 7 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, यानी एक बहुत झुंड सा बनेगा मल्टीप्लेट का, एक बहुत अच्छा सा ग्रुप बनेगा, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट आएगा इस मिथाइन के लिए। ये जो n+1 का रूल है अभी आपको इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए जो दूसरा है मिथाइल प्रोटॉन्स। मिथाइल प्रोटॉन ये जो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, समान समान है, हर प्रकार से एक ही NMR संकेत देंगे। इनका निकटवर्ती कार्बन है ये मिथाइन कार्बन, इस पर हाइड्रोजन की संख्या है एक यानी n = 1 और n + 1 = 1 + 1, तो 1 + 1 यानी ये देगा आपको डबलेट। और कितनी संख्या है, ये मिथाइल प्रोटॉन्स की संख्या है 6, तो 6 मिलाकर एक डबलेट देंगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। इसके बाद आप जो है MSc के एंट्रेंस करेंगे तो इसमें ये जो आपने अभी पूरी स्लाइड की सीरीज़ देखी है 7 स्लाइड्स की, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और आपके BSc के एग्ज़ाम्स में भी मदद मिलेगी। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप, उसमें से भी आप मुझसे क्वेरी भेज सकते हैं। सो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।